एक पहाड़ जो भारत और भारतीय उपमहाद्वीप से भी ज्यादा पुराना, एक पहाड़ जिसने असल में इस भूभाग का भूगोल और मौसम तय किया है, एक पहाड़ जिसने गंगा जमुना के मैदानों को रेगिस्तान में तब्दील हो जाने से रोका। वो पहाड़ अब अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। बात कर रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की, जो इस वक्त खतरे में पड़ती नजर आ रही है। आज के इस वीडियो में आपको इस अरावली की कहानी सुनाएंगे। बात करेंगे कि कैसे अदालत के एक फैसले में देश के सबसे उम्रदराज पहाड़ को ही संकट में डाल दिया। आज बात करेंगे उस अरावली की जिसे एक तरफ तो सरकार बचाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ उसकी हत्या के फरमान जारी है। नमस्कार, मेरा नाम है कौस्तुभ और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। 20 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तत्कालीन सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस विनोद चंद्र और जस्टिस एनवी अंजरिया की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इशू रिलेटिंग टू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंज। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सीईसी की उस परिभाषा को मान्यता दे दी जिसमें 100 मीटर से कम ऊंचे पहाड़ों को अरावली का हिस्सा नहीं माना जाए। ये अपने आप में कितनी बड़ी उलटबाजी है कि जो अरावली इंसान के पैदा होने से पहले से इस धरती पर मौजूद है, उसको इंसानों के हाथ परिभाषित होना पड़ रहा है। अरावली देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से अलग हुई, तब ये पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में आई थी। भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे पहले जीवन के अंकुर इसी पर्वतमाला पर फूटे। लेकिन अब अरावली की ये परिभाषा बदल दी गई। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरावली में कुल 12,081 पहाड़ थे। इसमें से महज 1,048 पहाड़ ही 100 मीटर के नए बेंचमार्क को पार कर पाएंगे। मतलब अरावली की पर्वतमाला का 90% से ज्यादा हिस्सा अब अरावली नहीं माना जाएगा। कानूनी तौर पर अब अरावली को मिला प्रोटेक्शन इन हिस्सों पर लागू नहीं होगा। कमाल की बात यह है कि जिस पिटीशन में अरावली की नई परिभाषा तय की गई, उसका अरावली से कोई सीधा लेना देना था ही नहीं। 30 साल पुराना यह मुकदमा दरअसल नीलगिरी के जंगलों की हिफाजत को लेकर था। 20 नवंबर 2025 को दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया कि वो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE के जरिए एक वैज्ञानिक अध्ययन करवाए, ताकि सरांडा की तरह अरावली में भी एक सस्टेनेबल माइनिंग का रोड मैप तैयार हो सके। सस्टेनेबल माइनिंग का रोड मैप, यह साफ संकेत है कि अरावली में अब नए सिरे से खनन की शुरुआत होगी। यानी अब तक जो अवैध खनन दबे छुपे चलता था, उसके लिए बकायदा सरकारी पट्टे जारी किए गए। अरावली का खत्म होना उत्तर भारत के बड़े हिस्से की परिस्थिति के तंत्र यानी इकोसिस्टम को बिगाड़ कर रखा। अरावली इतने सालों से थार के रेगिस्तान को बढ़ने से रोकती रही। ये पश्चिमी भारत की हीट वेव को उत्तर भारत के शेष हिस्सों में घुसने से भी आज तक रोक रही थी। चंबल, साबरमती, लूनी और बनास सहित 1 दर्जन नदियां इस पर्वतमाला से निकलती। सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा और केला देवी टाइगर रिजर्व इसी पर्वतमाला का हिस्सा है। इसके अलावा फुलवारी की नाल, सीता माता, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ सहित 15 वन्यजीव अभ्यारण्य और 10 इको सेंसिटिव जोन भी अरावली का हिस्सा है। अरावली लेपर्ड, टाइगर और भालू सहित कई सारी इंडेंजर प्रजातियों का भी घर माना जाता है। इसके साथ साथ अरावली एक और इंसान का भी घर है, जो फिलहाल अरावली का भाग्य विधाता भी कहा जा रहा है, भूपेंद्र यादव। देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अरावली के बेटे हैं। उनकी पैदाइशी और पढ़ाई अजमेर में हुई, जो कि अरावली की गोद में बसा हुआ शहर। फिलहाल वो अरवल के सांसद हैं, जहां अरावली सबसे ज्यादा अवैध खनन का शिकार हो रही है, ऐसे आरोप भी लगे। और ये कमाल की बात है कि अरावली की नई परिभाषा उनका ही महकमा तय कर रहा है। उनके ही नेतृत्व में अरावली की सिलसिलेवार हत्या की योजना बनाई जा रही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो भूपेंद्र यादव तक पहुंचेगा और वो किसी ठोस रणनीति के साथ अरावली की इस नई परिभाषा को बदलने के लिए यहाँ के लोगों के सामने आएगी। यहाँ के जानकारों का ये भी कहना है कि अगर अरावली है तो हम सब लोग हैं। ये सिर्फ एक पहाड़ का टुकड़ा नहीं है, अरावली पूरे उत्तर भारत की जीवन रेखा है। आपका इस पूरे विषय पर क्या सोचना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।